students, welcome in the online classes of Growth of Education Center. So beta, we are going to continue our chapter which is structure of chromosome, cell cycle and cell division. बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो मेजर टॉपिक्स थे हमारे. हमने शुरू किया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के साथ. क्रोमोसोम का पूरा स्ट्रक्चर आपको बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं. अगर सेम सेंट्रोमियर से जुड़े हुए क्रोमैटिड्स हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. अगर वो अलग अलग सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं तो फिर वो कौन से क्रोमैटिड्स होते हैं? वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि न्यूक्लियोटाइड जिसकी यूनिट होती है. न्यूक्लियोटाइड किससे फॉर्म होता है बेटा? तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेट रेडिकल, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से जो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं? 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं. ATGC, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. AT आपस में बॉन्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. GC आपस में बॉन्डिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड. और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइंड होके डीएनए के एक स्ट्रैंड को बनाते हैं. और न्यूक्लियोटाइड को कंबाइंड होने के लिए कौन से बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो कि डीएनए के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन करते हैं. डीएनए के स्ट्रक्चर में भी देखा कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट करता है. एक डीएनए खुद को अनवाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के साथ उसको जोड़ता है और फिर डीएनए 1 से 2 डीएनए बन के रेडी हो जाते हैं. हमने देखा कि सेल्स जो है उनको कंटिन्यूसली डिवाइड होना पड़ता है और उनका डिवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के सेवरल फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए. कौन से फंक्शंस बेटा हमारी बॉडी मेंटेन करने के लिए? नंबर फर्स्ट ग्रोथ, नंबर सेकंड रिपेयर, नंबर थर्ड रिप्लेसमेंट एंड नंबर फोर्थ रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको याद भी कराया था. GRRR, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन. इन कामों के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में न्यू सेल्स कंटिन्यूसली बनते रहे. अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे, न्यू सेल्स को नहीं बनाएंगे तो ग्रोथ बॉडी में अकर नहीं हो पाएगी. या कभी अगर हमको चोट लग गई तो वो टिश्यूज जो डैमेज हुए हैं वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे. हमारी बॉडी में वो सेल्स जो बॉडी से 120 डेज बाद या कुछ आवर्स बाद या कुछ डेज बाद छोड़ के चले जाते हैं उनको रिप्लेसमेंट के लिए न्यू सेल्स नहीं मिलेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रिप्रोडक्शन, वो सेल डिवीजन के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. क्यों नहीं हो पाएगा बेटा? क्योंकि जो सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए हमको गैमीट्स चाहिए, स्पर्म चाहिए, ओवम चाहिए, वो बेटा हमको कहाँ से मिलता है? सेल डिवीजन के ही प्रोसेस से. जब मियोसिस बॉडी में अगर होता है, मियोसिस से ही स्पर्म सेल या फिर एग सेल का फॉर्मेशन बेटा होता है और तब जाके जब स्पर्म और एग कंबाइंड होते हैं तब जाके एक जायगोट या न्यू ऑर्गेनिज्म बनके डेवलप हो पाता है. सेल को डिवाइड होने के लिए पूरी स्टेजेस कवर करनी पड़ती हैं. सेल साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है. सेल साइकिल जो कि 3 स्टेजेस या 3 चीज़ों से मिलके बना है. फर्स्ट डिवाइड, सेकेंड ग्रो एंड थर्ड रीडिवाइड. सबसे पहले डिवाइड होकर एक सेल बना, ये उसने फर्स्ट स्टेज फॉलो की. आफ्टर दैट जो सेल बना है वो खुद को ग्रो करेगा एंड थर्ड स्टेज की वो फिर से खुद को रीडिवाइड करेगा ताकि उससे न्यू सेल्स बन के रेडी हो जाए. सेल साइकिल जिसको हम लोगों ने 2 स्टेजेस में डिवाइड करा, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज की अगर हम बात करें तो सेल साइकिल में इंटरफेज वो फेज है बेटा जिसमें सेल खुद को ग्रो करता है, प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन. शुरू होता है जीवन से जहाँ पे RNA और साथ साथ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. सेकेंड आता है S फेज, सिंथेसिस फेज, जहाँ पे DNA का फॉर्मेशन होता है. एंड थर्ड आता है बेटा G2 फेज जहाँ पे दोबारा से RNA एंड प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन होता है. इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ऐसे सेल्स की जिनको खुद को डिवाइड नहीं करना है तो वो जीवन फेज के बाद S फेज में एंटर नहीं करते हैं. वो जीवन फेज के बाद एंटर करते हैं इन G0 फेज और फर्दरली डिवाइड नहीं करते हैं, रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, रेस्ट मोड पे रहते हैं. उनकी बॉडी में डिवीजन का कोई भी प्रोसेस अकर नहीं होता है. आफ्टर दैट माइटोसिस स्टार्ट होता है जिसमें से कि 4 स्टेजेस होती हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. चारों के बारे में हमने बात की थी. प्रोफेज जिसमें कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो कॉर्नर्स पे जाते हैं, साइड में जाके अपनी बॉडी से एस्टर रेज बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है मेटाफेज, जिसमें कि सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर पे या हम कह सकते हैं इक्वेटर पे आके अरेंज्ड हो जाते हैं। इसके बाद उसी स्टेज पे आपके स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं एट द पॉइंट विच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर, एंड आफ्टर दैट एनाफेज, जिसमें स्पिंडल फाइबर दोबारा से शॉर्ट होना शुरू होते हैं और क्रोमोसोम को अपार्ट करते हैं, डिवाइड करके अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। एंड फिर सबसे एंड में होता है टेलोफेज, जो कि जस्ट ऑपोजिट है ऑफ प्रोफेज। जितनी चीजें वहां पे हुई थी उसका सारा कुछ ऑपोजिट होकर टेलोफेज में होता है। जो स्पिंडल फाइबर बने थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी वो वापस से आ जाती है, जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था वो वापस से आ जाता है और एक सेल से दो सेल बनके रेडी हो जाते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। आज हम देखेंगे कुछ मोर टॉपिक्स को स्टडी करेंगे इनके बारे में। सबसे फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड इन प्लांट सेल। क्या डिफरेंस है एनिमल सेल के और प्लांट सेल के माइटोसिस के प्रोसेस में, किस तरीके से ये दोनों जो है एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्योंकि जब एनिमल सेल और प्लांट सेल सेम नहीं होते तो फिर इनके प्रोसेसेस भी सेम नहीं हो सकते। डिफरेंसेस हमको यहाँ पे देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो ऐसे कौन से डिफरेंसेस हैं जो जब माइटोसिस होता है तो प्लांट सेल अलग तरीके से करता है और एनिमल सेल उसको अलग तरीके से करता है। शुरू करते हैं डिफरेंसेस के साथ। सबसे फर्स्ट डिफरेंस कह रहे हैं डेफिनेशन बताइए भाई, किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे डिवीजन एनिमल सेल में, डिवीजन प्लांट सेल में। तो डिफाइन करते हैं, in animal cell or in animal mitosis the cell division process occurring in animal cell in order to increase the number and repair damaging tissues। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि सेल के नंबर को इंक्रीज किया जाए। क्यों जरूरत है बेटा सेल नंबर इंक्रीज करने की? क्योंकि एनिमल की बॉडी में या एनिमल्स में जो ग्रोथ है वो तभी हो पाएगी जब सेल के नंबर बेटा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जब सेल बढ़ेंगे, जब सेल गिनती में बढ़ेंगे तभी क्या हो पाएगा, ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। सेल नंबर इंक्रीज करने साथ साथ रिपेयर करना है। किसको रिपेयर करना है बेटा? डैमेजिंग टिश्यूज को, डैमेजिंग टिश्यूज को। तो कह रहे हैं अगर एनिमल माइटोसिस को आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो एनिमल के सेल्स में होता है। सेल्स ही खुद को डिवाइड करते हैं तो एनिमल सेल्स में होता है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल नंबर एंड रिपेयर डैमेजिंग टिश्यूज, जिससे सेल के नंबर को इंक्रीज किया जाए। सेल नंबर इंक्रीज होने से क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया ग्रोथ होगी और साथ साथ रिपेयर कर सके डैमेजिंग टिश्यूज को। ठीक है, प्लांट में क्या प्रोसेस है? द सेल डिवीजन प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन ऑर्डर टू ग्रो। प्लांट में भी ये डेवलपमेंट हो रहा है और किस लिए हो रहा है? ताकि प्लांट भी कंटिन्यूअसली बेटा क्या कर सके, ग्रो कर सके। आपने देखा ही होगा कि प्लांट्स को अगर हम कभी भी कट कर देंगे, अगर हम उनको काट छाट देंगे, उनके पार्ट्स को कट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि फिर वो प्लांट उतना ही छोटा रह जाएगा। वो प्लांट फिर से क्या करता है, ग्रो करता है, उसकी हाइट में इंक्रीज आता है, उसमें दोबारा से लीव्स आना शुरू होती हैं, दोबारा से प्लांट्स आना शुरू होते हैं। तो प्लांट्स कंटिन्यूअसली खुद को क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रो कर रहे हैं। और ग्रो कब कर पा रहे हैं? ग्रो तभी कर पा रहे हैं जब वहां पे सेल डिवीजन का प्रोसेस अकर हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में हम देख सकते हैं कि अगर हमें माइटोसिस के प्रोसेस को समझाना है कि एनिमल्स में माइटोसिस का प्रोसेस बताइए या प्लांट्स में माइटोसिस का प्रोसेस बताइए, तो एक ही चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट कि एनिमल्स में एनिमल सेल डिवाइड हो रहे हैं ताकि न्यू सेल्स बना पाए, ग्रोथ के लिए, सेल के नंबर को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए। और प्लांट में भी सेम चीज, प्लांट सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ताकि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर पाए। इसी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रियोल्स। अब देखिए सेंट्रियोल के बारे में हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था और तभी आपको बताया गया था कि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में तो जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स को अगर हम एनिमल सेल में देखेंगे तो ठीक है, एनिमल सेल में क्या है बेटा, प्रेजेंट है। बट जब हम इसको प्लांट सेल में देखेंगे तो प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल में क्या होंगे, सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहेंगे। तो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस
बट इन केस ऑफ प्लांट सेल सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल ड्यूरिंग द माइटोसिस। जिस टाइम पे माइटोसिस हो रहा है सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट ही नहीं होता। दैट मीन्स जो हमने बात की कि सेंट्रियोल्स पोल्स पे जाएंगे, सेंट्रियोल से एस्टर रेज आएंगे, ये वाला प्रोसेस जो है ये यहाँ पे अगर नहीं होगा। पर जब हम एनिमल केस की बात करेंगे तो इसी तरीके से प्रोसेस जो अगर होगा। तो सेकंड, अगर आप सेंट्रियोल के बेसिस पे दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एनिमल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहेंगे और प्लांट्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं रहेंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट की लोकेशन, कहाँ कहाँ माइटोसिस हो रहा है। तो जब हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ माइटोसिस, लोकेशन ऑफ माइटोसिस, तो अगर आप एनिमल सेल में पूछेंगे कि एनिमल सेल में माइटोसिस कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा है। बट जब हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में ये होगा ओनली एंड ओनली इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, क्लास 9th में आपने एक सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में, जिसमें प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। और दोनों के पीछे बेटा मेजर डिफरेंस ही यही था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। पर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज होते हैं जो डिवाइड नहीं होते, जो किसी स्पेशल स्ट्रक्चर को अटेन कर चुके हैं और उस स्पेशल स्ट्रक्चर की हेल्प से कोई स्पेशल फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहे हैं। डिवीजन कहीं से भी उनकी बॉडी में अगर नहीं होता, ये हमने पढ़ा था क्लास 9th में। अगर आपने टिश्यू चैप्टर पे ध्यान दिया, आपको याद हो तो कह रहे कि प्लांट में जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं उनका नाम आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्लास 9th के अकॉर्डिंग। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो डिवाइड होते हैं और इन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन का प्रोसेस अगर होता है। बट एनिमल की बॉडी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है वहीं पे ही सेल्स डिवाइड होंगे। एनिमल की बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी सेल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड कंटिन्यूसली हो रहे हैं। हम किसी भी एरिया की बात कर ले, एपिडर्मिस की बात कर ले तो एपिडर्मल टिश्यूज कंटिन्यूसली डैमेज होते हैं, न्यू सेल्स उनकी जगह पे आते हैं। हम जर्म सेल्स की बात कर ले तो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होकर बनते रहते हैं ताकि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो एनिमल की बॉडी में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है कि नहीं सिर्फ जो हैंड्स है वहाँ के जो सेल्स है वो ग्रो करेंगे या सिर्फ लेग के ही सेल्स ग्रो करेंगे। एनिमल की बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी दो तरीके के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल, और दूसरी कैटेगरी होती है एनिमल में जर्मिनल सेल्स। मैंने बताया था आपको अपनी क्लास में जर्मिनल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, मेल के लिए है स्पर्म और फीमेल के लिए ओवम या फिर जिसको हम कहते हैं सिंपली एग। ये बॉडी के जर्मिनल सेल्स है। इसके अलावा बाकी सारे सेल्स जो बॉडी में बच रहे हैं वो सारे ही सेल्स क्या कहलाते हैं, सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी कहलाते हैं। और चाहे हम सोमैटिक सेल्स की बात कर ले या फिर हम जर्मिनल सेल्स की बात कर ले, दोनों ही सेल्स क्या करते हैं बेटा, दोनों ही सेल डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। जर्मिनल सेल्स करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब ये खुद को डिवाइड करेंगे, न्यू स्पर्म और न्यू ओवम बनाएंगे तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो पाएगा, इसलिए करते हैं। और बाकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्लेसमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए कौन करता है, तो इन सारी चीजों के लिए सोमैटिक सेल्स है जो खुद में सेल डिवीजन करते हैं ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके प्रॉपर्ली। जब एक बेबी है वो अच्छे से बड़ा हो सके, बॉडी में जो चोट लगी है, कोई इंजरी है, कोई परेशानी है, वो रिपेयर हो सके, बॉडी के जो सेल्स खुद को रिप्लेस करते हैं कंटिन्यूसली वो रिप्लेस हो सके। तो उन सब के लिए सोमैटिक सेल्स खुद को डिवाइड करते रहते हैं और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए जर्मिनल सेल्स खुद को डिवाइड करते रहते हैं। दो ही तरीके के सेल्स हैं और दोनों में ही डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरी बॉडी डिवाइड कर रही है सेल्स को। बट प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं याद होगा आप लोगों को, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहाँ जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। 3 रीजन्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी, कौन कौन से, सबसे फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड आता है आपका लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, एंड थर्ड आता है बेटा
इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, तीनों के बारे में लोकेशन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो जो एपेक्स दैट इज टिप होता है, टिप ऑफ रूट, टिप ऑफ शूट, वहां पे आपके एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं और टिप से ही तो ग्रोथ होती है सारी, तो कंटिन्यूसली वो टिश्यूज क्या करते हैं, खुद को डिवाइड करते रहते हैं। सेकेंड है जो आपके लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मींस जो स्टेम है उसका जो पूरा डायमीटर है उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बार्क एंड द कैम्बियम, और वहां प्रेजेंट रह के भी क्या करते हैं बेटा, खुद को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और उससे क्या होगा, उससे जो स्टेम है उसका डायमीटर इंक्रीज करेगा। जो हमने बड़े बड़े ट्रीज में देखा है कि जब हम ट्री को ग्रो करते हैं तो एक पतला सा स्टेम होता है उसमें, पर विद द टाइम जैसे जैसे ट्री ग्रो करता चला जाता है, डेवलप करता चला जाता है, उसकी हाइट ग्रो करती है, साथ साथ उसके स्टेम का डायमीटर भी क्या करता है बेटा, ग्रो करता है। वो जो पतला सा ग्रीन कलर का स्टेम होता है वो बाद में ट्रंक का फॉर्म ले लेता है। तो ये डेवलपमेंट क्यों हो पाया, बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन। तो एपिकल मेरिस्टेम, एपेक्स पे, लेटरल मेरिस्टेम, डायमीटर ऑफ द स्टेम पे, एंड आफ्टर दैट इंटरकैली मेरिस्टेम जो कि नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे कोई ब्रांच अटैच हो रही है स्टेम के साथ, जहाँ पे कोई लीव्स अटैच हो रही है स्टेम के साथ, सब डिवीजन जो हो रहा है उसको अच्छे से आगे कैरी करने के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो माइटोसिस प्लांट में सब पूरी बॉडी में, सोमैटिक जनरल सब सेल में, और एनिमल्स में से मेरिस्मेटिक टिश्यूज में एपिकल रीजन, लेटरल रीजन या इंटरकैलोरी रीजन जो है वहां पे ये डिवीजन का प्रोसेस अकर होता है। नाउ कैरियोकाइनेसिस आप लोग देख चुके थे, पर साइटोकाइनेसिस आपने नहीं देखा था। और साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होता है। साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है ये हम प्लांट में बात करेंगे तो अलग है, एनिमल में बात करेंगे बेटा तो ये अलग है। क्या प्रोसेस है दोनों का, अगर हम प्लांट को या एनिमल को देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं एनिमल के केस की। यहाँ पे होता है क्लीवेज फरो फॉर्मेशन, क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। और जब हम बात करेंगे प्लांट की तो यहाँ पे होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन। अब देखिए क्लीवेज फरो फॉर्मेशन क्या है, एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, क्योंकि वो तो कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, दो न्यूक्लियस बनके रेडी हो चुके हैं। अब सिर्फ क्या डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो गया क्या कि स्टार्टिंग होगी फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द इक्वेटर जो कॉर्नर्स है, और यहाँ से शुरू हो जाएगा फरो का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से। ये फरोज बनने रेडी हो जाएंगे, साइड से फरो बनने रेडी हुए और उसके बाद सेंटर तक चलते चले जाएंगे। और जब पूरे में फरो का फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों सेल्स आपस में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये हुआ किसमें, एनिमल्स में। बट जब हम प्लांट की बात करेंगे, जब प्लांट में चीज होगी तब क्या होगा, दो न्यूक्लियस यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉर्मेशन और सेल प्लेट का। अब कॉर्नर से प्लेट नहीं फॉर्म होगी, सेंटर से एक प्लेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगी और एक प्लेट कॉर्नर तक फॉर्म होती चली जाएगी। और जब पूरे में प्लेट फॉर्म हो जाएगी तो दोनों सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फरो फॉर्मेशन वाला प्रोसेस विच इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, और प्लेट वाला फॉर्मेशन विच इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल। दो तरीके के फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, कैरियोकाइनेसिस से दो न्यूक्लियस बन के रेडी हो गए, बट जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो रहा है तब वहां पे क्या है, दोनों में डिफरेंस प्रेजेंट है। जब एनिमल में हो रहा है तो फरो बनेगा, फरो से अलग होंगे, कॉर्नर से बनना शुरू होगा, फिर वो सेंटर तक आएगा। और प्लांट सेल में क्या है, प्लेट बन रही है, प्लेट सेंटर से बनी होगी, फिर वो कॉर्नर तक जाएगी। तो दोनों ही केस में साइटोकाइनेसिस जो कि डिवीजन ऑफ क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो कि बाद में होता है कैरियोकाइनेसिस के, ये दोनों में अलग तरीके से ही अकर होगा। नाउ द लास्ट difference between animal mitosis and plant mitosis is about the ester formation. कह रहे हैं in animal cells it occurs and in plant cell it does not occur. क्यों ऐसा है? The reason is centrioles. The reason is centrioles. पहले ही आपको बताया गया कि जो centrioles हैं वो present है in animal cell. जब सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो उससे वो एस्टर रेस का फॉर्मेशन करते हैं, सेंट्रियोल से इस तरीके से रेस निकलती हैं।
तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और पहले ही बता दिया गया कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स बेटा क्या है, एब्सेंट है। जब ये सेंट्रियोल ही प्रेजेंट नहीं है तो एस्टर रेस के आने की कोई भी बात यहाँ पे हो नहीं सकती। तो दैट मीन्स एस्टर रेस का डेवलपमेंट भी तभी होगा जब सेंट्रियोल्स है, और जब एनिमल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है तो एस्टर रेस फॉर्म हो रही है। जब प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट है तो एस्टर रेस भी फॉर्म नहीं हो रहे हैं, एस्टर रेस भी कंप्लीटली क्या है बेटा, एब्सेंट है। तो क्या हमने देखा दोनों में ही एक तरीके से ग्रोथ का, रिपेयर का ये तरीका है जिससे माइटोसिस से होता है। सेंट्रियोल्स के बेसिस पे एनिमल पे सेंट्रियोल है, प्लांट पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं है। लोकेशन के बेसिस पे एनिमल की बॉडी में, पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी माइटोसिस हो रहा है, बट प्लांट बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में ही माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अगर हम बात करें तो एनिमल में फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, तब दोनों अलग अलग हो रहे हैं, और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद दो सेल्स अलग अलग हो रहे हैं। एस्टर फॉर्मेशन आपका एनिमल माइटोसिस में होगा क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल्स थे, सेंट्रियोल्स से एस्टर रेस बनेंगे, बट प्लांट माइटोसिस में क्योंकि सेंट्रियोल्स ही नहीं थे तो एस्टर रेस का भी फॉर्मेशन यहाँ पे अकर नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। नाउ why mitosis is important, what is the significance, what is the importance of mitosis। तो वही चीजें जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। कौन सी चीजें हैं यहाँ पे, कह रहे हैं ग्रोथ के लिए या फिर इंक्रीज बॉडी साइज करने के लिए न्यू सेल्स का या न्यू टिश्यूज का बनाना जरूरी है। सेल ग्रो कब कर पाएगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कब कर पाएगा, अगर हमारे पास एक ही ब्लॉक प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही ब्रिक प्रेजेंट है, एक ही हमारे पास ईंटा है और कोई हमसे कह रहा है कि पूरा का पूरा घर बना के रेडी कर दो, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ईंटे से पूरा का पूरा घर बन के रेडी हो जाए? तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमको क्या होगा, हमको बहुत सारे ब्रिक्स की जरूरत होगी इस घर को बनाने के लिए। जब बहुत सारे ब्रिक्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे तब जाके हम हाउस का फॉर्मेशन कर पाएंगे। सिमिलरली अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाना है, हमको एक पूरा एडल्ट मैन बनाना है, एक एडल्ट मैन की बॉडी फॉर्म होनी और सेल है सिर्फ 5, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक एडल्ट मैन की बॉडी फॉर्म हो जाए? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 से ज्यादा तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ही होते हैं और ऑर्गन्स को बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यूज चाहिए होते हैं, टिश्यूज को बनाने के लिए बहुत सारे सेल्स चाहिए होते हैं। तो दैट मीन्स कि इतने कम सेल्स से तो कोई एडल्ट मैन की बॉडी फॉर्म नहीं हो पाएगी। तो बॉडी को ग्रो जब करवाना है, जब बॉडी को बड़ा करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि सेल डिवीजन या माइटोसिस हो, ग्रोथ हो, इंक्रीज हो बॉडी की साइज, जिसकी वजह से और न्यू सेल्स बनते चले जाएं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंस है? रिपेयर ऑफ द डैमेज एंड वाउंडेड टिश्यूज बाय रिन्यूअल ऑफ द लॉस। जब कोई चोट लगी, कोई कट हुआ, तो कट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ सेल्स या कुछ टिश्यूज जो वहां पे प्रेजेंट थे वो वहां से चले गए। अब वो जो लॉस टिश्यूज है उनकी जगह पे हमको क्या करना है? न्यू टिश्यूज लेके आना है, रिपेयर करना है। हमारा कोई भी घर का कोई अप्लायंस खराब हो जाता है, हमारा फ्रिज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गया, तो क्या हम पूरा फ्रिज या पूरा वॉशिंग मशीन उठा के बाहर फेंक देते हैं? ऐसा हम नहीं करते। हम देखते हैं, चेक करवाते हैं मैकेनिक से कि भाई इसका कौन सा पार्ट सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। जो पार्ट फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता है उसको रिपेयर कर दिया जाता है और वो मशीन हमारी दुआ से चलने लग जाती है। सेम गोज विद आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी अगर कहीं कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से हम पूरे के पूरे खराब तो नहीं हो जाएंगे। क्या होगा? होगा ये कि धीरे धीरे करके वो चोट सही होगी, क्योंकि न्यू सेल्स आएंगे तो उसको रिपेयर करेंगे और उसके लिए भी प्रोसेस कौन सा चाहिए हमको? तो प्रोसेस चाहिए माइटोसिस, जो न्यू सेल्स को बना सके। आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऑलरेडी ब्लड सेल्स का और साथ साथ एपिडर्मल सेल्स ऑफ स्किन का। जो हमारे स्किन के अपर लेयर के सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, क्योंकि इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहना है। हमारे बॉडी पे ना जाने कितने ही बैक्टीरिया दिन भर में आते हैं, कितना डस्ट आता है, कितने ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस आते हैं। तो इतना तो इजी नहीं है कि एक बार जो स्किन हमारे पास बचपन में बन गई वही स्किन हमारे साथ लाइफ टाइम चलती रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस स्किन के भी जो सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? रिन्यू होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने वाले डिस्ट्रॉय होके जाते रहते हैं। या ब्लड सेल्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्पेशली आरबीसी, सिर्फ और सिर्फ कितना लाइफ साइकिल है बेटा? 120 डेज का ही लाइफ साइकिल है। उसके बाद ये क्या करेंगे? स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
पर इनकी जगह किसी और को तो लेनी पड़ेगी, तो क्या होगा यहाँ पे बोन मैरो से न्यू आरबीसी बन के आएंगे और इनकी जगह ले लेंगे न्यू आरबीसी। ठीक बेटा, और ओल्ड क्या हो रहे हैं, ओल्ड आरबीसी जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं इन द स्प्लीन, न्यू यहाँ आ रहे हैं और ओल्ड जाके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, चलता चला जा रहा है। तो ये सारे ही प्रोसेस के लिए हमको चाहिए माइटोसिस। अब आप कहेंगे मैम आपने बताया था GRRR, आपने कहा था इन सब के लिए सेल डिवीजन होना जरूरी है, आपने बोला था ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए सबके लिए जरूरी है। बट अब आपने GRR तो बताया और एक आर बेचारे को गायब कर दिया, क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला R है ये माइटोसिस से नहीं हो सकता, इसके लिए हमको दूसरा सेल डिवीजन चाहिए होता है। रिप्रोडक्शन के लिए हमको दूसरा सेल डिवीजन चाहिए होता है जो कि कहलाता है मियोसिस। इस वजह से जब हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलरली माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम रिप्रोडक्शन को काउंट नहीं करेंगे। इसके लिए हमको सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन देखना पड़ेगा। जब सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा तब जाके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, तब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन हो पाएगा। और माइटोसिस के सिर्फ GRR या ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंस रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है मियोसिस। और मियोसिस मैंने आपको बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने सेक्स सेल्स हैं या जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो उनका फॉर्मेशन होता है मियोसिस के प्रोसेस से ही। अगर मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन या ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, जो क्या कर देता है, क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है गैमीट्स। अब देखिएगा प्रोसेस क्या होता है। मेल्स की बॉडी में कोई सेल है जर्म सेल, उसने खुद के क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया, उसके पास 2n प्रेजेंट था, उसने एक n दिया एक स्पर्म को, दूसरा n दिया दूसरे स्पर्म को। ओके ठीक है। इसके सिमिलरली यही काम फीमेल की बॉडी में कोई एक सेल था 2n का, उसने अपने नंबर को हाफ कर दिया और n ही दिया दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम की ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन बीइंग्स में प्रेजेंट होते हैं 46 क्रोमोसोम, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें होता क्या है कि मेल गैमीट कंबाइन करता है फीमेल गैमीट के साथ और बनाता है जाइगोट को, जो मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं कहूँ मेल गैमीट के पास 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि एक ह्यूमन में इतने ही होते हैं, फीमेल गैमीट के पास है 46 क्रोमोसोम है, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट कंबाइंड हो जाए और मिलके ये लोग कुछ बना लेते हैं, यहाँ तो कितने नंबर का जाइगोट बन जाएगा, 92 क्रोमोसोम का जाइगोट बन जाएगा। और 92 क्रोमोसोम का ह्यूमन बीइंग तो नहीं होता, फिर तो वो कोई दूसरी ही स्पेशीज बन के रेडी हो जाएगी। हमको कितने नंबर का ह्यूमन बीइंग चाहिए, हमको चाहिए 46 नंबर का ह्यूमन बीइंग जिसके पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, ऐसे ही जाइगोट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जब मेल गैमीट बना रहे हैं तो इसके नंबर को हाफ कर देंगे। जो सेल था उसने खुद को जब हाफ कर दिया तो यहाँ पे 46 से कितने क्रोमोसोम आए, सिर्फ 23 पेयर्स ही आए बेटा। सिमिलरली फीमेल गैमीट के लिए भी हो, यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ कर दिया गया, तो यहाँ पे भी सिर्फ कितने क्रोमोसोम आए, 23 क्रोमोसोम्स ही आए, और दोनों ने मिलकर फिर 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बना दिया। एंड यस 46 क्रोमोसोम का जो जाइगोट है वो ह्यूमन जाइगोट हो सकता है। तो यहाँ होता क्या है कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, गिव रीजन व्हाई क्रोमोसोम नंबर्स बिकम हाफ इन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों कर देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए हाफ इसलिए कर देते हैं बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट फर्टिलाइज विद ईच अदर एंड यूज टू फॉर्म द जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर इनका नंबर हाफ नहीं होगा, दोनों अपने फुल क्रोमोसोम लेके वहां पे जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि अलग ही टाइप की कोई स्पेशीज बन के रेडी हो जाएगी। हमको चाहिए क्या है, आधे कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से, आधे कैरेक्टरिस्टिक मदर से। तो आधे कैरेक्टरिस्टिक्स 23 पेयर्स ये लेके आगे, 23 क्रोमोसोम ये लेके आगे, आधे कैरेक्टरिस्टिक्स 23 क्रोमोसोम
ये लेके आकर दोनों ने मिलकर 46 क्रोमोसोम का जाइगोट बना दिया, जो कि किसी भी ह्यूमन को डेवलप करने के लिए ओके है। तो यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम नंबर हमको हाफ करने पड़ते हैं। तो मियोसिस के बारे में जब बात आएगी तो मियोसिस के बारे में आप क्या बताएंगे? ये ऐसा सेल डिवीजन है जो सिर्फ किस में होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हीं में मेल और फीमेल गैमेट कंबाइंड हो रहा है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी बॉडी को डिवाइड करते हैं, हाफ कर देते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना के रेडी कर देते हैं। बट सेक्सुअल वाले में क्या है, दो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल भी है फीमेल भी है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो दोनों के आधे आधे कैरेक्टरिस्टिक्स ही यहाँ पे लगते हैं। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ये होता है। दूसरी चीज क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस। इसके अलावा क्या है, ये बॉडी के कौन से सेल्स में होता है? तो ये बॉडी के जर्म सेल्स में अकर होता है, जर्मिनल सेल्स में प्रोसेस अकर होता है। क्या कह रहे हैं? रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट्स, गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है। इन ह्यूमन बॉडी और सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड कंटेनिंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 फ्रॉम ईच पेरेंट। और जब ये डिवाइड करके खुद को बनाता है तो दोबारा से डिप्लॉयड क्रोमोसोम को ही ये बना के रेडी कर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस। अब देखिए मियोसिस का प्रोसेस होता कैसे? तो मियोसिस के प्रोसेस में सबसे पहले शुरू होता है एक सेल का डिवीजन। तो ऐसा नहीं होता कि एक सेल है वो खुद से 4 सेल बना दे, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं यहाँ होता। पहले मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है, एक सेल होता है वो खुद को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड करने के लिए इसमें स्टेजेस वही होती हैं। पीमैट क्या है? पीमैट, पीमैट मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। थोड़ा सा डिफरेंट होगा विद द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, बट यही वाली स्टेजेस यहाँ पे होती हैं। यहाँ बोलते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। फर्स्ट फेजेस होती हैं जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या फर्स्ट मियोसिस, ये प्रोसेस होता है और 2 सेल्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद ये 2 सेल्स आगे और 2 सेल्स को बनाते हैं और इसको हम बोलते हैं सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा ये एकदम एग्जैक्टली सेम होता है माइटोसिस के। यहाँ पे फिर से सारी स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बटा पे होता है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो क्या मैंने आपको बताया? मैंने बताया कि एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस में। बट ऐसा नहीं होता कि एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बना दें। पहले एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है, फिर वो 2 सेल्स खुद को डिवाइड करके आगे 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट जब एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं तब उसको फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोलते हैं, जैसे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 आकर होता है। इसके बाद वो 2 सेल्स फिर आगे 2 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सेम होता है माइटोसिस के जैसे, जिसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड फेजेस आकर होती है। अब एक और चीज देखिए यहाँ पे, इस टाइप के डिवीजन को मियोसिस को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। मियोसिस को हम एक और नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। क्यों बोलेंगे बेटा इसको रिडक्शनल डिवीजन? बताइए। इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बेटा क्या हो जा रहे हैं? रिड्यूस हो जा रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहे हैं। तो मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ्ड इन दिस प्रोसेस। अब आप कहेंगे मैम इसको रिडक्शनल कह रहे हैं तो हम माइटोसिस को क्या कहेंगे? उसमें तो कुछ भी रिडक्शन नहीं होता, तो उसमें सब कुछ इक्वल रहता है, तो इसका नाम होगा इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल रहता है सब कुछ, तो इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस जिसमें रिड्यूस हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्लियर बेटा? मैं मियोसिस आपको समझ में आया?
नाउ मियोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या काम है मियोसिस का? तो इसका सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही काम है कि ये हेल्प करता है सेक्स सेल्स को बनाने के लिए या गैमीट्स को बनाने के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अगर गैमीट्स नहीं बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इन दैट केस क्या प्रॉब्लम है कि कभी भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमको स्पर्म एंड ओवम की ही जरूरत होती है। तो जब तक स्पर्म नहीं होंगे, जब तक ओवम नहीं होंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म बन के रेडी नहीं हो पाएगा। तो मियोसिस जरूरी है ताकि ये सेक्स सेल्स को बना दे, गैमीट्स को बना दे, गैमीट्स मतलब स्पर्म को बना दे, साथ साथ ओवम को बना दे, जिससे कि ये दोनों क्या कर पाए, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर पाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ये अकर कर पाए, इसलिए मियोसिस जरूरी है। इट एक्टिवेट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। साथ साथ ही क्या करता है कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेक्स सेल में एक्टिव कर देता है। भाई जो स्पर्म होगा वो फादर के सारे कैरेक्टरिस्टिक को, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके ऑफस्प्रिंग तक जाएगा, जो ओवम होगा वो मदर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, सारी इंफॉर्मेशन को लेके आगे की जनरेशन तक जाएगा। एंटी एक्टिवेट द स्पोरोफिटिक इंफॉर्मेशन, इट मेंटेन द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफिंग द सेम। और साथ साथ ही क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि पहले ही मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन करके क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है, ताकि जब आगे दोनों कंबाइंड हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन से वही नंबर जो पहले एक सेल का था वही दोबारा से बन के रेडी हो जाए। एक सेल जो पहले 46 का था, जब उससे स्पर्म बनाया तो स्पर्म को कितना नंबर दिया, सिर्फ 23 नंबर दिया, और जब ओवम 46 से बनाया, 46 सेल था, बट जब ओवम बनाया तो उसको भी 23 नंबर दिया, ताकि जब ये स्पर्म और ये ओवम आपस में कंबाइंड होकर एक जायगोट बनाए तो 46 नंबर का ही जायगोट ये बनाए, कोई दूसरी चीज यहाँ बन के रेडी ना हो जाए। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने का काम इसने किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। नाउ द लास्ट थिंग वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, की दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से दोनों प्रोसेस एक दूसरे से अलग होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस की बात करेंगे तो माइटोसिस में आपको पता है कि जब माइटोसिस अकर होता है, जब माइटोसिस अकर होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितने डॉटर सेल्स बनते हैं बेटा, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल्स। और मियोसिस की जब बात करते हैं, पढ़ चुके हैं अब आप बताएंगे, 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड चीज, माइटोसिस कौन से बॉडी के सेल्स में होता है, तो ये होता है बॉडी के सोमैटिक सेल्स में। और मियोसिस कौन से बॉडी के सेल्स में होता है, तो ये होता है बॉडी के जर्मिनल सेल्स में। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, जिस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। बट इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक बेटा, ये सारी चीजें यहाँ पे। इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं कि ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है ये हेल्पफुल है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड इसके साथ साथ फॉर रिप्लेसमेंट। और जो मियोसिस का प्रोसेस है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो फिर कौन सा प्रोसेस है, तो दैट इज आल्सो माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर बेटा, तो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस जो हमने देखे अपने आज की क्लास में। तो क्या बेटा हमने आज स्टडी किया, हमने शुरू किया फिर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। माइटोसिस के साथ शुरू किया था, देखा किस तरीके से जो माइटोसिस का प्रोसेस हमने देखा है वो एनिमल्स में और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से अकर
होता है। साथ साथ फिर हमने उसके बाद मियोसिस को स्टार्ट किया। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखने के बाद मियोसिस में हमने देखा कि किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है, ताकि जब दोबारा से दो सेल्स आपस में कंबाइंड हो तो क्रोमोसोम नंबर फिर से मेंटेन हो पाए। माइटोसिस मियोसिस एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है? माइटोसिस में सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। माइटोसिस में सारी स्टेजेस एक ही बार अगर होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पर जब मियोसिस की बात आती है तो सारी स्टेजेस को 2 टाइम्स अकर होना पड़ता है। प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट एंड अगेन दोबारा से प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड। मियोसिस में जो है क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है, बट माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो एज इट इज ही बने रहते हैं। माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें हमने देखी। कुछ अभी और रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।